सब्सक्राइब करें लर्न केमिस्ट्री विद नेहा इस चैनल को और बेल आइकॉन को क्लिक करें फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। आज हम क्लास 12th सॉल्यूशन में आगे का टॉपिक पढ़ने वाले हैं एंड बाय दिस वीडियो you will able to learn osmosis, diffusion and osmotic pressure and many more. For learning, watch till the end. आज हम ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है और ऑस्मोसिस के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा भी है, उसी को आज हम पढ़ेंगे। और ऑस्मोसिस पढ़ने से पहले हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस दोनों में क्या रिलेशन है। आपने गैसों को किसी वैकेंट स्पेस में फिल होते हुए देखा होगा कि गैसें किस तरीके से किसी खाली जगह को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से भर लेती है। तो जो डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट की तरफ और सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूट की तरफ इक्वली मोशन करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं, तो वो कहलाता है डिफ्यूजन। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे बना हुआ है ये है प्योर सॉल्वेंट, इसे हम बोलेंगे प्योर सॉल्वेंट है ये, और यहाँ पे भी ये प्योर सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नीचे जो है, नीचे वाला जो सॉल्यूशन बना हुआ है ये है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंटेनर बने हुए हैं और इन कंटेनर में क्या हो रहा है कि एक तरफ है प्योर सॉल्वेंट और दूसरी तरफ है सॉल्यूशन जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब होता क्या है कि डिफ्यूजन की कंडीशन में ये जो है ये डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे इसका डिफ्यूजन की कंडीशन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्वेंट के सॉल्यूशन की तरफ माइग्रेट होते हैं और जो सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट की तरफ माइग्रेट होते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो माइग्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल्स का वो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ और सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ जा रहे हैं, मतलब दोनों तरफ इनका माइग्रेशन कंप्लीटली होता रहता है। बीच में एक बैरियर होने के बाद भी यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर की तरफ मॉलिक्यूल्स का माइग्रेट होना, ये डिफ्यूजन होता है। और इसकी एक डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि इसी बेस पे हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन को देखिए, द टेंडेंसी टू इक्वलाइज कॉन्सेंट्रेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब क्या करना, ऐसी टेंडेंसी इक्वलाइज करना, इक्वल कर देना दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में, वो कहलाता है डिफ्यूजन। अब इसी डायग्राम को फिर से देखिए और ऑस्मोसिस को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो ये है हमारे पास, ये हमने वही कहा कि ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ये एक सॉल्यूशन है और ऊपर वाला जो है वो है प्योर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो बैरियर बना हुआ है ये बैरियर क्या है, ये कहलाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये एक, और इससे इसको सेपरेट किया जाता है। मतलब एक तरफ सॉल्यूशन है और एक तरफ प्योर सॉल्वेंट है और दोनों के बीच में लगा दी गई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जैसे ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगाई जाती है तो क्या होता है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो सॉल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है, सॉल्यूट के या सॉल्यूशन के अंदर के जो मॉलिक्यूल है वो इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सॉल्वेंट की तरफ नहीं जा पाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो डायग्राम है यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का लेवल जो है वो कम है और सॉल्यूशन का लेवल ज्यादा दिख रहा है। यहाँ हम इसको इक्वल लेवल बता देंगे। और लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन का लेवल थोड़ा कम और सॉल्वेंट का लेवल ज्यादा बता रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस सॉल्यूशन में आते जाएंगे, यहाँ पे ये आते जाएंगे और ये मॉलिक्यूल्स तो इधर ट्रांसफर हो नहीं रहे, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा और बढ़ जाने के बाद इस एसपीएम पे एक प्रेशर आने लगेगा। ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये खिंची हुई सी फील करेगी क्योंकि यहाँ का मॉलिक्यूल पूरा कहाँ फिल हो जाएगा, सॉल्यूशन में, तो यहाँ प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नाउ लेट्स कंसिडर अ प्योर सॉल्वेंट एंड अ सॉल्यूशन सेपरेटेड बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अ मेम्ब्रेन से इसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं। एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दिया आपने
और अब ये जो मेम्ब्रेन है ये क्या करेगी कि जो प्योर सॉल्वेंट है, ये जो ये वाला पार्ट है ये प्योर सॉल्वेंट है, वाटर मान सकते हो आप इसको, और ये क्या हो सकता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बना सकते हो कि वाटर है और प्लस उसमें क्या है कुछ भी शुगर घुला हुआ है या सॉल्ट है, तो दोनों के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, तो एक सॉल्यूशन बन गया। तो अब ये जो बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये मेम्ब्रेन जो होगी वो क्या करेगी कि इन सॉल्वेंट पार्टिकल्स को माइग्रेट होने देगी प्योर सॉल्वेंट से किस तरफ, सॉल्यूशन के साइड पे इनको माइग्रेट होने देगी। तो प्योर सॉल्वेंट आ जाएंगे इस साइड और इसका लेवल कैसा हो जाएगा, अप, लेवल अप हो जाएगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट से जब मॉलिक्यूल्स सॉल्यूशन की तरफ आएंगे तो उसका लेवल बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो मेम्ब्रेन बनी हुई है, एक ऐसी मेम्ब्रेन, अ मेम्ब्रेन विच इज परमिएबल टू सॉल्वेंट एंड नॉट टू सॉल्यूट, मतलब सिर्फ जो परमिएबल किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए है, सॉल्यूट के लिए नहीं होती है, वो मेम्ब्रेन कहलाती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को तो जाने देगी लेकिन सॉल्यूट को नहीं जाने देगी, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाती है। अब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है नेचुरली ऑकरिंग एसपीएम, ऐसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो नेचुरली होती है, जैसे कि वेजिटेबल या एनिमल मेम्ब्रेन, वेजिटेबल की मेम्ब्रेन हो सकती है, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, स्किन हो सकती है, तो ये सारी जो होती है ये नेचुरल ऑकरिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और कुछ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स होती है। आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन्स कैसी, कॉपर फेरोसाइनाइड CuFeCN6, ये एक आर्टिफिशियल ऑकरिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, तो डेफिनेशन हम देख चुके हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, जो सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉलिड को अलाउ नहीं करती है, पोरस होती है, इसमें छेद बने हुए होते हैं, और ये क्या करती है, सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है अपने आर पार जाने के लिए। अब इसके आगे आप देखिए कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो हमने देख ली, अब आगे हम देखते हैं इस डायग्राम को। देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पर हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो वो बीच में लगा रखी है, ये है एसपीएम, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है बीच में, और दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन जो है ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड है और दूसरा जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दोनों को सेपरेट करके रखा हुआ है किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो अब क्या होगा, ऑस्मोसिस जो होता है वो होता है द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अब जो ये लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन है, यहाँ के जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है वो किधर शिफ्ट होंगे, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के भी जाएंगे क्योंकि इसके पास भी तो सॉल्वेंट है, कम है पर है जरूर, तो ये कहाँ जाने लगेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ। और दोनों तरफ से आते हुए जब आप देखोगे इसको, तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उससे मॉलिक्यूल तो कम जा रहे हैं, लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन के पास ज्यादा सॉल्वेंट होने के कारण उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो कहाँ आते जा रहे हैं, वो आते जा रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जब ये आएंगे तो इसका लेवल जो होगा वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, लेवल बढ़ जाएगा। और लेवल बढ़ जाने के कारण यहाँ पर क्लियर हमको पता चल जाएगा कि जो फ्लो है वो कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। और इसको लाने के लिए जो यहाँ पे बनेगा पूरा प्रोसेस वो कहलाएगा ऑस्मोसिस। अब डेफिनेशन को समझो और पढ़ने के साथ साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए साथ में कि आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, तो कमेंट जरूर करें। डेफिनेशन देखते हैं हम ऑस्मोसिस की। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन और फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अभी हमने जैसा एग्जांपल देखा कि सॉल्वेंट का फ्लो, यहाँ पे आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है कि जो फ्लो हो रहा है वो किसका हो रहा है, सॉल्वेंट का हो रहा है। सॉल्वेंट का फ्लो किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कारण प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ या डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होना ऑस्मोसिस कहलाता है। ये जो है एक ग्रीक वर्ड से बना है जो होता है ऑस्मोस, और ऑस्मोस का मतलब होता है टू पुश। टू पुश ये एक वर्ड है, ऑस्मोस जो होता है, और उसी से बना है ऑस्मोसिस। अब हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी को हमको पढ़ना है सॉल्यूशन टॉपिक में। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ने के लिए आप एक एक्सपेरिमेंट देखिए जो मैंने बनाया हुआ है डायग्राम से, और
ताकि आप बहुत आसानी से इसको समझ सकें और काफी टाइम तक याद रखें। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके लिए। इसमें क्या किया जाता है कि एक फनल लेते हैं, ये एक फनल है, और इस फनल में नीचे की साइड पे यहाँ पर क्या करते हैं, एक एनिमल मेम्ब्रेन जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है, उसको लगा दिया जाता है। ये एक कंटेनर है जिसके अंदर डिस्टिल वाटर भरा हुआ है। अब जो फनल है उसमें क्या किया है, फनल में एक तरफ तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दिया है और उसके ऊपर यहाँ पे जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है, इसमें 3% सॉल्यूशन ले लिया है, किसका, साल्ट का। साल्ट का 3% सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यहाँ पे भर दिया गया है। अब ये जो हमारी पूरी फनल है, इस फनल को क्या किया जाता है, इसके अंदर डिप कर देते हैं। ठीक है, ये जो डिस्टिल वाटर है इसके अंदर इसको डिप कर दिया जाता है। तो जब डिप करते हैं तो सेकेंड डायग्राम देखिए, जब इसको डिप किया तो क्या होगा कि ये अंदर चला जाएगा और जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इससे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, उसके अंदर। सॉल्वेंट को अलाउ करती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो डिस्टिल वाटर एक सॉल्वेंट है, तो जो वाटर है इसके मॉलिक्यूल कहाँ चले जाएंगे, इस फनल के अंदर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और यहाँ जो 3% सॉल्ट सोल्यूशन था उसका लेवल कम था, लेकिन इस सेकेंड डायग्राम में देखो, सेकेंड डायग्राम में क्या हुआ, इसका लेवल हाई हो गया, बढ़ गया लेवल, और जो वाटर का लेवल है वो थोड़ा सा कम हो गया। इस डिस्टिल वाटर वाले कंटेनर में वाटर ज्यादा है और अब इस कंटेनर में क्या हुआ, वाटर का लेवल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साल्ट सॉल्यूशन का लेवल कैसा हो गया, बढ़ गया। धीरे धीरे ये प्रोसेस जब कुछ समय तक की दोहराई जाती है, मतलब उसको डिप करके रखा जाता है, तब क्या होता है, थर्ड डायग्राम हमारे पास आता है। थर्ड डायग्राम में क्या होता है कि ये जो थर्ड डायग्राम है सेम वही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या करेगा, अलाउ करेगा सॉल्वेंट को कहाँ जाने के लिए, फनल के अंदर जाने के लिए। जैसे जैसे सॉल्वेंट यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, ये जो साल्ट सॉल्यूशन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। साल्ट सॉल्यूशन का लेवल अब यहाँ पे बढ़ गया और वाटर का लेवल कंटेनर में कैसा हो गया, कम हो गया। तो आप कलर से इसको देख सकते हो, देखो यहाँ पे 3% हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बताया, इसको डार्क कर दिया ताकि ये गाढ़ा हमें शो हो जाए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये लाइट हो गया, और अब यहाँ पे जो साल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट बढ़ गया है तो इसका कलर भी फेड हो जाएगा। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि ये पूरा फनल को भर दे ऊपर तक। क्यों नहीं भरेगा, क्योंकि सॉल्यूशन स्टॉप राइसिंग व्हेन वेट ऑफ कॉलम इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जो राइज हो रहा है सॉल्यूशन में, ये जो कॉलम बढ़ रहा है ऊपर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, एक टाइम के बाद स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उसका वेट किसके बराबर हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर। जब ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो और ज्यादा सॉल्वेंट इस फनल के अंदर नहीं जाएगा, और यहाँ पे जो हमें मिलेगा प्रेशर, अब यहाँ जो प्रेशर क्रिएट होगा वो प्रेशर किसके इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के इक्वल होगा। अब डेफिनेशन को देखो, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, द एक्सेस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर which is developed as a result of osmosis is called osmotic pressure। यहाँ पे ये डायग्राम में क्या हुआ था, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या क्रिएट हो गया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब वहां पे उसने क्या किया, वाटर को और मिलने से रोक दिया, स्टैटिक कर दिया उसको, तो इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। द एक्सेस प्रेशर which must be applied to the solution to prevent the entry of solvent through a semi permeable membrane। यानी कि एक ऐसा प्रेशर जो कि होना चाहिए किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की एंट्री को रोकने के लिए, सॉल्वेंट की एंट्री और ज्यादा ना हो उसको रोकने के लिए जो प्रेशर लगता है वही कहलाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जो कि अभी हमने एक्सपेरिमेंट देखा, उसमें एक टाइम के बाद क्या होता है कि वहां पर और ज्यादा सॉल्वेंट एंट्री नहीं करता है, तो इसी को कहा जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर समझ गए होंगे। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है या ऑस्मोसिस जो है उसके कुछ टाइप्स होते हैं। टाइप्स को देख लो क्या होते हैं। फर्स्ट रिवर्स ऑस्मोसिस, सेकेंड है एक्सो ऑस्मोसिस एंड थर्ड इज एंडो ऑस्मोसिस। तो इनको हमको डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। फर्स्ट हम देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। अब नाम से क्लियर है, रिवर्स मीन्स अपोजिट टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अपोजिट जो काम करेगा वो रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। डेफिनेशन को देखो, द ऑस्मोसिस taking place from solution to pure water या solvent by application of pressure greater than osmotic pressure on the solution। मतलब आप जो ऑस्मोसिस हो रहा है
वो क्या कर रहा है, प्योर वाटर के एप्लीकेशन को रोक रहा है, वो प्योर वाटर को नहीं मिलने दे रहा है सॉल्यूशन के अंदर, और वो कैसा है, ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है, वो कहलाएगा यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस। इसको भी हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे एक डायग्राम जिसमें दो मैंने डायग्राम बनाए हुए हैं, एक नॉर्मल ऑस्मोसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है, नॉर्मल ऑस्मोसिस, जब सॉल्वेंट पार्टिकल कहाँ पे एंटर होते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो पार्ट है ये क्या है, ये है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, और ये वाला पार्ट क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो है वो सॉल्यूशन में जाते हैं और सॉल्यूशन के लेवल को अप कर देते हैं, हायर कर देते हैं इसके लेवल को, और दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये नॉर्मल ऑस्मोसिस है जो हम अभी तक पढ़े हुए हैं। अब देखो रिवर्स ऑस्मोसिस को। अब जो रिवर्स ऑस्मोसिस की कंडीशन है, इसमें देखो सेम सेटअप किया हुआ है, यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, और बीच में लगी हुई है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब लेकिन यहाँ पे क्या किया है कि जब वाटर ऐड होगा सॉल्यूशन में, जैसे ऑस्मोसिस में होता है कि वाटर या सॉल्वेंट कहाँ जाता है, सॉल्यूशन की तरफ जाता है, तो जाने पर यहाँ पे इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर लगा देते हैं। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं, तो जो वाटर का फ्लो है सॉल्यूशन से किधर होने लगता है, प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो इस प्रोसेस को, ये जो अपोजिट है, इसी को कहा जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है। और इस प्रोसेस का यूज किया जाता है ओशंस के वाटर की सैलिनिटी को हटाने के लिए, उसको मतलब उसमें से नमक हटा के और उस वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में बदलने के लिए, पीने के लायक वाटर बनाने के लिए किया जाता है। कहते हैं कि एक होलो फाइबर ले लेते हैं, मतलब एक फाइबर लेते हैं इसके लिए, जो वाटर को, सैलाइन वाटर को प्योर वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए बदलना होता है, उसके लिए एक होलो फाइबर लेते हैं, बहुत पतला सा। ये फाइबर जो होता है इतना पतला होता है कि इसका डायमीटर हमारे बाल के डायमीटर के बराबर होता है, और ये बना होता है नायलॉन और सेल्यूलोज एसीटेट का, इसका बना हुआ एक होलो फाइबर होता है। और इसको क्या करते हैं, एक कंटेनर के अंदर, एक जैकेट लगा होता है उसके अंदर रख देते हैं, एक जैकेट बनाता होता है, और उसके अंदर क्या करते हैं, इस फाइबर को रख दिया जाता है, फाइबर को इस ऐसा जैकेट एक होता है उसके अंदर रख दिया जाता है। अब करते क्या है, सैलाइन वाटर को एक तरफ से भेजा जाता है, तो जो सलाइन वाटर होता है, सी वाटर को, उसको यहाँ से भेजा जाता है। अब ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के समान काम करता है ये फाइबर। इसके अंदर से जैसे ही सी वाटर आता है ये होलो फाइबर के पास से, तो क्या होता है, ब्राइन जो सॉल्ट होता है वो नीचे निकल जाता है, और डीसैलिनाइज्ड जो वाटर होता है, प्योर वाटर, वो बाहर निकल जाता है। इस टाइप की ऐसे जो बने हुए फाइबर्स हैं, ये मिलियंस ऑफ फाइबर उसमें ऐड होते हैं, मिलियंस ऑफ फाइबर एक साथ लगे होते हैं, और वो मिलियंस ऑफ फाइबर क्या करते हैं, सी वाटर को कन्वर्ट करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में या प्योर वाटर में बदल देते हैं, और ब्राइन अलग हो जाता है जिससे नमक को बनाया जा सकता है। तो ये जो है एक एप्लीकेशन है रिवर्स ऑस्मोसिस का, यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। अब हम देखते हैं सेकेंड, एंडोऑस्मोसिस। द आउटवर्ड फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ सेल containing an aqueous solution through a SPM, मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो कहलाता है एक्सोऑस्मोसिस। मतलब आउटवर्ड फ्लो, मतलब बाहर की तरफ निकलने वाला फ्लो, जिसमें वाटर कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, वो कहलाता है एक्सोऑस्मोसिस। और एंडोऑस्मोसिस क्या होता है, इनवर्ट फ्लो, जिसमें अंदर की तरफ वाटर आता है किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है एग प्लेस्ड इन NaCl सोल्यूशन, एग को अगर NaCl सोल्यूशन में रख दिया जाए तो, और दूसरा है कि एग को हम क्या कर रहे हैं, वाटर में रख दे रहे हैं, तो ये होता है एंडोऑस्मोसिस। डायग्राम्स को देखो, ये एक डायग्राम मैंने बनाया हुआ है। इस डायग्राम में क्या करते हैं, जो एग होता है, एग है, उसकी शैल को हटा लिया जाता है, शैल को हटा लेते हैं, हार्ड जो शैल होता है उसको हटा लेते हैं, और उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले एक्सोऑस्मोसिस के लिए इसको ऐड करते हैं सॉल्ट वाटर में। ये सॉल्ट वाटर होता है, नमक का पानी, उसमें ऐड कर दिया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा एक्सो मतलब बाहर, आउटवर्ड फ्लो मतलब ये जो एग होगा इससे क्या होगा, वाटर का फ्लो बाहर की तरफ होगा, वाटर बाहर की तरफ जाएगा। तो जैसे ही वाटर बाहर की तरफ जाएगा तो ये जो एग है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब अगर हम क्या करें, अंगूर को अगर किसी चाशनी में या गाढ़े सॉल्यूशन में रख दिया जाता है तो वो क्या होता है, पिचक जाता है और उसका पूरा वाटर बाहर आ जाता है। तो वो एक्सोऑस्मोसिस का एक एग्जाम्पल है। ऐसे ही एंडोऑस्मोसिस में क्या किया, एंडोऑस्मोसिस में उसी एग को काय में रख दिया है, वाटर में,
वाटर में रख दिया है। तो एंडो मतलब होता है अंदर, इनवर्ट फ्लो। तो यहाँ पर जो बाहर का वाटर है वो कहाँ जाएगा, एग के अंदर की तरफ फ्लो होगा। एग के अंदर की तरफ जाने से जो एग है वो कैसा हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, फूल जाएगा। तो फूल जाने के कारण जो होगा वो शो करेगा एंडो ऑस्मोसिस को। तो 3 टाइप के ऑस्मोसिस होते हैं, एक रिवर्स ऑस्मोसिस, एक एक्सो ऑस्मोसिस और एंडो ऑस्मोसिस। और ये एग्जाम्पल है कि अगर हम किशमिश को पानी में डुबो के रख देते हैं तो फूल के बड़ा सा हो जाता है, वो एग्जाम्पल है एंडो ऑस्मोसिस का। इसी टाइप से 3 और टाइप के सॉल्यूशंस है। फर्स्ट है हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इनकी डेफिनेशंस देखते हैं पहले। फर्स्ट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो 2 सॉल्यूशन है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम होता है तो उन दोनों सॉल्यूशंस को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल है सलाइन वाटर। सलाइन वाटर आपने देखा होगा कि जब भी ग्लूकोज की बॉटल लगती है, सलाइन लगती है, तो वो क्या होती है, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन बना लेती है हमारे ब्लड के साथ, हमारी आरबीसीज के साथ, कैपिलरीज जो होती है, ब्लड कैपिलरीज, उसके साथ आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाती है और मिक्स हो जाती है। तो वो जो होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन होता है 0.91% सॉल्यूशन होता है NaCl का। दोनों का जो कॉन्सेंट्रेशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो सेम होता है, जिसके कारण जो भी दवाइयाँ या मेडिसिन दी जाती है कभी भी, तो उसको सलाइन के साथ अटैच करके या उसी में इंजेक्शन लगा देते हैं और उसी से हमको मिल जाता है। तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। सेकेंड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, हाइपर मतलब ज्यादा, तो द सॉल्यूशन विच हैज मोर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन है उसमें से जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो कहलाएगा हाइपरटोनिक। और हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक क्या होगा, द सॉल्यूशन विच हैज लेसर ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसको भी डायग्राम हमने जो अभी देखे थे वो देख लेते हैं। देखो क्या होता है कि अभी जो मैंने आपको बताया NaCl सॉल्यूशन 0.91%। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो ब्लड सेल है, इस ब्लड सेल में ना तो सॉल्यूशन अंदर की तरफ जाएगा और ना ही सॉल्यूशन बाहर की तरफ जाएगा। मतलब एज इट इज ब्लड सेल पे इस सॉल्यूशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ले लिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो हमने अभी तक जो ऑस्मोसिस पढ़ा है उसमें क्या होता है, कम कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ जाता है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम है, तो ये कहाँ जाएगा, बाहर से अंदर की तरफ जाने लगेगा। तो ये जो है प्रोसेस हीमोलाइसिस कहलाती है। इसका यूज हीमोलाइसिस के रूप में किया जाता है। जब वाटर ब्लड सेल्स कार्पोसिल्स के अंदर जाने लगता है तो वो कार्पोसिल्स स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, और फूल जाने के कारण वो ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है, और फट जाने के कारण इसमें से हीमोग्लोबिन को सेपरेट कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हीमोलाइसिस कहा जाता है और इसको हमने रखा है डिस्टिल वाटर में। ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अभी हमने देखा कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो वो हाइपरटोनिक होता है। तो बाहर का सॉल्यूशन ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन का है, 5% NaCl सॉल्यूशन, और उसके अंदर सेम हमने ब्लड सेल्स को रखा हुआ है। तो अभी जो ब्लड सेल है उसका पूरा पानी उस 5% NaCl सॉल्यूशन में चला जाएगा, जिससे कि ब्लड सेल जो है वो कैसे हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, और श्रिंक हो जाने के कारण यहाँ पर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को शो करेगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए हम देखते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ये आप पढ़े हुए हो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉलिड पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो कैसा होना चाहिए, सेम नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए, जो कि दिए हुए वॉल्यूम में जो भी होगा उसके साथ सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसके होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, द आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोज विच हैव सेम मोलेलिटी। 2 सॉल्यूशन है तो वही आइसोटोनिक कहलाएंगे जिसकी मोलेलिटी सेम हो। अकॉर्डिंग टू वॉन्टॉफ ने कहा कि द आइसोटोनिक सॉल्यूशन शुड हैव सेम मोलर कॉन्सेंट्रेशन। दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए, मतलब सॉल्यूशन 1 है और सॉल्यूशन 2 है तो उन दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल सेम होना चाहिए, N1 इक्वल N2 होना चाहिए। इसी के साथ साथ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस इन अ सॉल्यूशन एंड ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज आइसोटोनिक विथ अदर सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक फॉर्मूला है W1/m1, एक सॉल्यूशन का मास और वेट है, और दूसरा क्या है W2/m2,
M2। इसकी हेल्प से वेट को, मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ में कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए। एक और टॉपिक हम देखते हैं, वो है बर्कले एंड हार्टले। बर्कले एंड हार्टले ने क्या किया था, ऑस्मोटिक प्रेशर का कैलकुलेशन किया। उसने कैलकुलेट किया ऑस्मोटिक प्रेशर को एक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करके। यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे ली हुई है, एक जैकेट होता है पूरा। ये जैकेट जो है ये मेटल का बना हुआ है, मेटेलिक जैकेट होता है। इसके अंदर एक सिलेंडर, पूरा पोर्सिलेन का बना हुआ सिलेंडर लगा होता है और इसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई दी जाती है जो कि बनी हुई है कॉपर फेरोसाइनेट की, Cu2FeCN6 की। ये कॉपर फेरोसाइनेट है, इसकी बनी हुई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहाँ पे ली जाती है। आगे हम देखेंगे इसका क्या बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे एक कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है, ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी कैपिलरी ट्यूब लगी हुई है और ये जो है यहाँ भरा हुआ है सॉल्वेंट। कम पड़ेगा सॉल्वेंट तो यहीं से एंटर होगा। और ऊपर एक प्रेशर गेज लगा हुआ है और ऊपर पिस्टन भी लगा होता है जो कि प्रेशर को बढ़ाता है। अब होता क्या है, देखो क्या क्या है। ये जो है बीच में ये है सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट है ये यहाँ पर। और इस जैकेट में सॉल्यूट जो है या सॉल्यूशन को भर दिया जाता है। तो जैकेट है पूरा, तो यहाँ सॉल्यूशन है तो यहाँ पे भी क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन को इसमें भर दिया जाता है। अब सॉल्यूशन को भर देने के बाद क्या होगा, ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। आपने पढ़ा है ऑस्मोसिस में क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो किधर माइग्रेट होना शुरू करेगा, सॉल्यूशन की तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर की तरफ जाने लगता है। और जैसे ही ये जाता है तो जो ये मेनेसिस है इसमें क्या होता है, इसका लेवल ड्रॉप होने लगता है, इसका लेवल नीचे आने लगता है, लेवल कम होने लगता है। इससे पता चल जाता है कि सॉल्वेंट जो है सॉल्यूशन के अंदर एंटर हो गया है। जैसे ही एंटर होता है तो एक पिस्टन को प्रेशर करा जाता है, मतलब पिस्टन से प्रेशर लगाया जाता है और ये पिस्टन वापस से सॉल्यूशन से सॉल्वेंट को कहाँ भेज देता है, अपने पोर्शन में, मतलब वो जो सिलेंडर है उसी में भेज देता है। और मेनेसिस में लेवल वापस से वही की वही बन जाता है। जितना भी प्रेशर बढ़ा या कम होता है उसको प्रेशर गेज से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब सॉल्वेंट को वापस अपनी जगह पर भेजने के लिए जो प्रेशर लगता है, जो बनता है प्रेशर, वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर माना जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर उसको माना जाता है और इससे ऑस्मोटिक प्रेशर की एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाती है। अब ये जो मेथड है, ये मेथड बर्कले एंड हार्टले ने बनाई थी, इसलिए इस मेथड को कहा जाता है बर्कले एंड हार्टलेस ऑस्मोमीटर। इस मेथड के एडवांटेजेस है कि ये मेथड जो होती है क्विक होती है और एक्यूरेट होती है। इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जैक्ट वैल्यू हायर कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिटरमाइन हो जाता है और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के टूटने के चांसेस नहीं होते हैं। तो इसीलिए इस मेथड को अच्छी मेथड माना जाता है।